पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग, किम और सुरई तीनों क्रिम्सन मैजिक टावर के डिप्टी मास्टर के रूम में जाकर उन्हें मैजिक टावर के अंदर हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, लेकिन डिप्टी मास्टर उनकी किसी भी बात को नहीं सुनता और उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिप्टी मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोचते हुए गुस्से में आ रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार उन लोगों को इस बारे में कैसे पता चल गया और उन्हें इस बारे में कितना पता है। नहीं, उन्हें इस बारे में नहीं पता होना चाहिए। उन्होंने नोटिस कर लिया है कि क्रिम्सन मैजिक टावर का माना पावर सिस्टम ब्रोक हो चुका है, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैं माना सेंटर को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नेक्स्ट मास्टर की सेरेमनी की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, जिस वजह से मुझे इस बारे में ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अगर इन सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं नेक्स्ट मास्टर की उम्मीदवारी खो दूंगा, इसीलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए इस वक्त तो मुझे सेरेमनी तक इन सब चीजों को अपने हिसाब से रोक कर रखना होगा और एक बार जब मैं अपने मास्टर के स्पोर्ट को सोलिफाइड कर दूंगा उसके बाद मैं इन छोटी मोटी चीजों को तो संभाल ही सकता हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ दीवार के अंदर से कुछ लाइट बाहर आने लगती है, की वजह से वहाँ रूम में आवाजें होने लगती हैं। तो उन आवाजों की वजह से डिप्टी मास्टर का ध्यान उस ओर जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पर लाइट झटके से डिप्टी मास्टर के ऊपर आने लगती है, जिसकी वजह से डिप्टी मास्टर को सामने क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं देता और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उसके बाद एक के बाद एक वहाँ पर छोटे धमाके होते जा रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि डिप्टी मास्टर वहां पर जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके चारों ओर दीवार का मलबा गिरा हुआ होता है। तो वो उसे देखते हुए कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और खड़े होने की कोशिश करते हुए कहने लगता है मैं हिल भी नहीं सकता, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो अपने मैजिक को यूज करने लगता है ताकि वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन उसका मैजिक तेजी से किसी चीज की वजह से रिएक्ट करने लगता है और वो पूरा का पूरा मैजिक उसी के ऊपर एक बुरा असर करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो डिप्टी मास्टर कहने लगता है यहाँ का पूरा माना मेरी बॉडी के अंदर बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से अब मैं किसी मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर किसी भी मैजिक का यूज किया तो वो मुझ पर ही बुरा असर करेगा। फिर वो बाहर दरवाजे की ओर देखने लगता है और कहने लगता है क्या यहाँ पर कोई है, क्या कोई यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए कि जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। लेकिन तभी बाहर से आवाज आने लगती है क्या तुझे अब समझ में आया कि मैं पहले तुझे क्या कह रहा था। और हम देखते हैं कि वो आवाज सुनकर डिप्टी मास्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बाहर की ओर गौर से देखने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि बाहर से कैंग अंदर की ओर धीरे धीरे कर आ रहा होता है और फिर वो कहने लगता है मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, लेकिन तू अपने घमंड में कभी किसी की बात नहीं सुनते हो। तो कैंग की बात सुनकर डिप्टी मास्टर कहने लगता है गुड, मैं पहले के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन पहले प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो हम देखते हैं कि कैंग उसकी बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देता है और कहने लगता है देखा, अगर तुमने ये पहले ही सुन लिया होता तो तुम्हें इस मुसीबत से नहीं निकलना पड़ता। इस वक्त मैजिक टावर का पावर सिस्टम पूरी तरह से मारना से भ्रष्ट हो चुका है और अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो ये वहाँ हर जगह हो रहा है जहाँ पर ये माना सर्किट्स घूम रहे हैं। फिर कैंग सोचने लगता है जैसा कि मैं इसे पहले बता रहा था, लेकिन ये तो सुनने के बारे में प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसे देखो जैसे ये मरने के करीब है, ये अब सब कुछ सुनना चाहता है। और कैंग ऐसे सोचते हुए डिप्टी मास्टर की ओर देख रहा होता है, लेकिन डिप्टी मास्टर तो मौत के डर से कांप रहा होता है और कहने लगता है प्लीज पहले मुझे बचाओ, उसके बाद तुम जो चाहोगे वो मैं कर दूंगा। तो कैंग धीरे धीरे डिप्टी मास्टर की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसीलिए मैं अपना टाइम ऐसे ही किसी भी जगह पर वेस्ट नहीं करता। ये सुनकर तो डिप्टी मास्टर के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे यहीं पर मरते हुए छोड़ दोगे। तो कैंग वहां से घूमकर जाते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे कुछ रिटर्न में अच्छी सी चीज ऑफर कर सको तो मैं शायद तुम्हें बचाने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर तो डिप्टी मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो चिल्लाकर कहता है रुको, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें अभी चाहिए। तो ये सुनकर कैंग भी वहीं पर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि डिप्टी मास्टर अपने हाथ में एक चाबी को बाहर निकालता है और कहने लगता है ये माना सेंटर की चाबी है जो कि तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ अगर तुम मेरी लाइफ को अभी बचा लोगे तो।
क्योंकि तुम और लोगों को तभी बचा पाओगे जब तुम सेंटर के मारना सर्किट को ओवरलोड होने से रोक सकोगे, नहीं तो यहाँ पर सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। तो कैंग धीरे से कहने लगता है, तो तुम अब अपनी जिंदगी के बदले में लोगों को होस्टेज रखने वाले हो। तो डिप्टी मास्टर कहने लगता है, तुम्हें ध्यान से चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये चाबी नहीं मिली तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। डिप्टी मास्टर की बात सुनकर कैंग सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि क्रिम्सन मैजिक टावर के नेक्स्ट मास्टर का प्राइमरी कैंडिडेट ऐसा आदमी होगा। सच में अब क्रिम्सन मैजिक टावर पहले की तरह नहीं रहा है। और फिर एक इविल स्माइल के साथ कहने लगता है, ओह मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, मारना सेंटर के ऊपर जितनी भी शील लगी हुई थी वो विस्फोट की वजह से सारी की सारी खत्म हो गई है। अब वहाँ पर कोई भी शील नहीं है जो मुझे वहाँ जाने से रोक पाए, इसलिए मुझे अब इस चाबी की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर तो डिप्टी मास्टर के होश ही उड़ जाते हैं और उसके हाथ से चाबी भी छूट जाती है, क्योंकि उसके पास अब बचने का कोई भी तरीका नहीं होता है। तो कैंग उससे जाते हुए कहने लगता है, गुड बाय, फिर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो ये सुनकर वो मास्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है, रुको रुको, मेरे पास ऐसा और भी बहुत सारी अच्छी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो कैंग वहां से जाते हुए कहने लगता है, ठीक है फिर मैं वापस आता हूँ बचाने के लिए। एक बार मैं पहले जाकर सभी लोगों को बचा लेता हूँ, उसके बाद मैं पक्का ही तुम्हें बचाने आऊंगा, अगर तुम उस समय तक जिंदा रह पाए तो। तभी वहां पर एक बहुत खतरनाक धमाका होता है जिसमें डिप्टी मास्टर का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग तेजी से एक और भाग रहा होता है और कहने लगता है, वैसे यहाँ का काम तो अब बस खत्म हो गया है, इसलिए मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर चीजें कैसे चल रही हैं। तभी वहां पर किसी के तेज रोने की आवाज सुनाई देती है। तो कैंग एकदम से चौंक जाता है और देखता है कि सामने दो बच्चे खड़े हुए हैं जो कि तेजी से रो रहे होते हैं। तो कैंग उनको देखते हुए कहने लगता है, बच्चे आखिरकार ये यहाँ कर रहे हैं, इन्हें तो अभी तक बाहर चले जाना चाहिए था, क्या इन्हें कोई भी बाहर नहीं ले गया? और फिर कैंग उन बच्चों के पास आकर पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों रो रहे हो? लेकिन वो बच्चे रोते हुए बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से कैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो बच्चे आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, और वो और भी तेजी से रोने लगते हैं। तो कैंग उनको देखते हुए कहने लगता है, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर खड़ा रहा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि ये आखिरकार क्या कहना चाहते हैं, इसलिए मुझे अपनी एक स्किल को यूज करना होगा। और फिर वो अपनी सिस्टम स्क्रीन को खोलकर स्किल को देखने लगता है, जो कि एक कामिंग वॉइस होती है, जिसकी वजह से किसी की भी मेंटलिटी वापस से रिस्टोर की जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और फिर अपनी कामिंग वॉइस का यूज करते हुए उन बच्चों के ऊपर हाथ रखकर कहने लगता है, मैं चाहता हूं कि तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार क्या गलत हुआ है। और हम देखते हैं कि कैंग की ऐसी बात सुनते ही वो बच्चे शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है हम तुम्हें बताते हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दरवाजे के ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे हुए होते हैं। कैंग उस दरवाजे के पत्थरों को तोड़ता हुआ उस रूम के अंदर आने लगता है और सोचने लगता है, उन बच्चों ने बताया कि वो 3 लोग थे जो कि यहाँ पर बैठकर होमवर्क कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से धमाके होने लगे। तो उनकी दोस्त ने यहाँ पर एक मैजिक शील्ड बनाई, जिसकी वजह से वो दोनों लोग बाहर जा पाए। पर जब तक कि वो बाहर निकल पाती उससे पहले ही एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिर गई है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ। और तभी कैंग की नजर सामने गिरी हुई एक छोटी लड़की पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक बुक शेल्फ गिरी हुई होती है। वो कैंग उसके पास जाकर कहने लगता है, रिजे क्या तुम रिजे हो? और हम देखते हैं कि कैंग की आवाज सुनकर वो लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम कौन हो? कैंग उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, क्या तुम सही हो? तो वो लड़की कहने लगती है, लेकिन तुमने यहाँ की रोब नहीं पहनी हुई है, इसका मतलब ये है कि तुम कोई एडवेंचरर हो। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर पहले मेरे दोस्तों को बचाओ। तो ये सुनकर कैंग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, सच में ये कितनी ज्यादा बुड्ढों वाली बातें कर रही है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा मैच्योर कैसे हो सकती है इतनी छोटी सी उम्र में। और फिर हम देखते हैं कि कैंग उस लड़की की स्टेटस रिपोर्ट को चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर से ब्लीडिंग
माना बोटल नेक और लेग फ्रैक्चर की स्थिति में होती है। कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, इसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने दोस्तों को बचाया है, इसलिए कुछ भी कर मुझे इसे बचाना ही होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग धीरे धीरे कर उस पर गिरे हुए पत्थरों को हटाने लगता है। तो वो लड़की कहने लगती है, मिस्टर एडवेंचरर, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मुझे टच किया तो तुम्हारा माना तुम्हारे लिए घातक साबित हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि कैंग उस बुक शेल्फ को उठाकर धीरे से उस लड़की की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि कैंग अब मरने ही वाला है। और वो सोचने लगती है, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। पर वो देखती है कि कैंग ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ होता है और वो कहने लगता है, मैं तुम्हारे पेन को तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी ब्लीडिंग को तो रोक ही सकता हूँ। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा माना तो बैक हो जाना चाहिए था, फिर तुम अपनी स्किल्स को कैसे यूज कर पा रहे हो। तो हम देखते हैं कि कैंग मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहने लगता है, क्योंकि मैं एक क्वैक हीलर हूँ। और सोचने लगता है, मैं इतने अच्छे टैलेंट को ऐसे ही नहीं मरने दे सकता, इसलिए मुझे इसे जल्दी से बचाना ही होगा। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।